आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिव सिकरवार। MIQ एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि एयरफोर्स नेवी जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। डिस्कस करने से पहले आप सबका प्यार हमारे साथ बना रहे कामना करता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए MIQ एजुकेशन को ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स फॉर एयरफोर्स नेवी एंड NDA, उसके पार्ट 3 को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। टू पार्टिकल्स A and V of masses MA and MB respectively and having the same charge are moving in a plane. A uniform magnetic field exists perpendicular to this plane. The speed of the particles are VA and VV respectively and the trajectories are as shown in figure. दो पार्टिकल्स A और V जिनके के मासेस हैं MA और MB और उनके पास समान चार्ज है जो कि मूव कर रहे हैं एक समतल में। एक समान चुंबकीय क्षेत्र उनके परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करता है। पार्टिकल्स की स्पीड है VA और BV और उनकी ट्राजेक्ट्रीज फिगर में दे रखी हैं। तो आइए ऑप्शंस दे रखे हैं आपके। पहला MA BA इज ग्रेटर देन MB BB। दूसरा ऑप्शन नंबर बी MA VA इज स्मॉलर देन MB BB। ऑप्शन सी MA इज स्मॉलर देन MB एंड BA is smaller than BB. Option D MA is equals to MB and VA is equals to BB. तो आइए आते हैं सॉल्यूशन पर। अगर आप इन फिगर्स को देखें तो यहाँ कंप्लीट सर्कल्स बनेंगे इनकी ट्राजेक्ट्रीज की। तो अगर ये सर्कल्स हैं तो इनके भी सेंटर भी होगा, सेंटर होगा तो रेडियस भी होगी कुछ। तो इसकी रेडियस ये मान लेते हैं और हम A वाले की रेडियस मान लेते हैं RA और V वाले की रेडियस मान लेते हैं RV। तो आपने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था रेडियस का। रेडियस इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी अपॉन चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में जब आपने मैग्नेटिक फोर्स और सेंटीमीटर फोर्स को इक्वल किया था। तो आपको क्या करना है, बस कंपैरिजन करना है। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, रेडियस ऑफ A, मतलब रेडियस A की R से ज़्यादा बड़ी दे रखी है तो वो V से ज़्यादा बड़ी दे रखी है। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन करके हमारे पास क्या आया, MA VA इज ग्रेटर देन MB VV। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर A। हमारा कौन सा सही है ऑप्शन नंबर A। तो आते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 2 मीटर 2m 3m 4m एंड द x एक्सिस इज। दूरी बतानी है पॉइंट P की x एक्सिस के बीच। पॉइंट P की और x एक्सिस के बीच की डिस्टेंस बतानी है कितनी होगी। तो ये तो सिंपल है, आप डिस्टेंस फार्मूला निकाल के कर सकते हैं। आपने लगाया तो डिस्टेंस फार्मूला आप कैसे लगाएंगे, Z और Y एक्सिस के अलाउ। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा 5। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर V। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम अपॉन मैग्नेटिक मूवमेंट। डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम अपॉन मैग्नेटिक मूवमेंट आर। तो आपको दे रखा है एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंटम की अपॉन मैग्नेटिक मूवमेंट की डायमेंशंस बतानी है। तो हमें दे रखा है एल क्या है यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम। हम सॉल्व करेंगे तो एल क्या दे रखा है हमें, एंगुलर मोमेंटम, और एम क्या दे रखा है, मैग्नेटिक मूवमेंट। तो जब हम एल का फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों के फॉर्मूले रखेंगे तो एल क्या है MBR, मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है MBR और मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है IA। जब हम दोनों के डायमेंशंस लिखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा MT-1 A-1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ से, ऑप्शन नंबर V। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। द एवरेज पावर डेसिपेशन इन प्योर इंडक्टेंस इज। एवरेज पावर डेसिपेशन क्या होगा प्योर इंडक्टेंस में।
क्या होगा देखते हैं। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन करते हैं तो हमें पता होता है कि जो एवरेज पावर डेसिपेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पावर फैक्टर के। किसके? पावर फैक्टर के। और यहाँ पावर फैक्टर क्या है? कॉस फाई। और जो प्योर इंडक्टेंस है उनके लिए फाई कितना होता है? पाई/2। अगर फाइव पाई/2 है तो कॉस पाई/2 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो वो सॉरी, एवरेज पावर डेसिपेशन कितना हो गया? 0। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ से? हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिवर्सिबल? इनमें से कौन सी प्रोसेस रिवर्सिबल है? पहला, ट्रांसफर ऑफ हीट बाई रेडिएशन, हीट का ट्रांसफर रेडिएशन से। ट्रांसफर ऑफ हीट बाई कंडक्शन, हीट का ट्रांसफर कंडक्शन से। ऑप्शन नंबर सी, आइसोथर्मल कंप्रेशन से। या ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिकल हीटिंग ऑफ नाइक्रोम वायर से। तुम्हारे पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइसोथर्मल कंप्रेशन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। प्लेसेस ए इज एट 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड द प्लेस बी इज एट 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। द वैल्यू ऑफ जी एट ए विल बी। तो हमें क्या दे रखा है? प्लेस ए 30 डिग्री नॉर्थ देशांतर में दे रखा है और प्लेस बी 60 डिग्री नॉर्थ देशांतर में दे रखा है। तो वैल्यू बतानी है जी की, ए पर कितनी होगी। तो आइए, आपको फॉर्मूला दे रखा होता है GR=G-R⍵² cos स्क्वायर लैम्बडा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो जी की वैल्यू है वो लैम्बडा पर डिपेंड करती है। अगर लैम्बडा इंक्रीज होता है तो जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, और लैम्बडा डिक्रीज होता है तो जी की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो देखते हैं, cos 30 की वैल्यू ज़्यादा होगी cos 60 से, तो हमारे पास क्या आएगा? जी आर की वैल्यू कम आएगी GRV से। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, लेस देन दैट ऑफ वी। तो आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। स्टार्स आर नॉट विजिबल इन डे टाइम बिकॉज। सितारे दिन में क्यों नहीं चमकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, स्टार्स हाइड बिहाइंड द सन। सितारे सूर्य के पीछे छिप जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, स्टार्स डू नॉट रिफ्लेक्ट सन रेज ड्यूरिंग डे। सितारे सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट नहीं करते दिन में। या स्टार्स वैनिश ड्यूरिंग द डे, या सितारे गायब हो जाते हैं दिन में। ऑप्शन नंबर डी, एटमॉस्फेयर स्कैटर्स इनटू अ ब्लैंकेट ऑफ एक्सट्रीम ब्राइटनेस थ्रू विच फेंट स्टार्स कैन नॉट बी विजिबल। या सूर्य की रोशनी एटमॉस्फेयर में बिखरने से सितारों की रोशनी फीकी पड़ जाती है। तो हमारे पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजिशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ रोटेटिंग व्हील इज गिवन बाई द इक्वेशन थीटा इज इक्वल्स टू 2TQ - 60 स्क्वायर। द टॉर्क ऑन द व्हील बिकम्स 0 एट। एक पॉइंट की इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन दे रखी है एक घूमते हुए व्हील पर, जो कि इस इक्वेशन से थीटा इक्वल्स टू 2TQ - 60 स्क्वायर से डिनोट होती है। अगर हमें टॉर्क व्हील पर कितना दे रखा है? 0। हाँ, हमें पता लगाना है कि टॉर्क 0 कब होगा। तो टॉर्क 0 कब होगा ये निकालना है। तो टॉर्क 0 करने के लिए आपको टॉर्क का फॉर्मूला पता है कि टाउ इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, आई अल्फा होता है। यहाँ अल्फा क्या है? अल्फा है यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन। तो थीटा क्या दे रखा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना होगा, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आया 12 इंटू T-1। अगर हमें टाउ को 0 रखना है तो अल्फा, अगर हम 0 रख दें तो टाउ 0 हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू हमने रख दी 0, तो हमारे पास टी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 सेकेंड। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस एंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग बाई एक्सिस, देन पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। एक इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड बाई डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। तो बताना है इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा होगा। आइए देखते हैं फिगर में।
तो हमें पता है जब इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करता है, जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलरली तो एंटर कर रहा है यहाँ पे ऐसे, तो परपेंडिकुलर एंटर करता है तो क्या होता है, वो पैराबोलिक पाथ में उसका पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक। तो कैसा होता है, पैराबोलिक। तो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, पैराबोलिक, पैराबोला। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द हाफ लाइफ टी एंड द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस आर रिलेटेड एज। किसी सब्सटेंस की हाफ लाइफ और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट में रिलेशन बताना है। तो आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला दे रखा होता है मॉडर्न फिजिक्स में, लेमडा इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन T/2। ये क्या है, ये सीधा सा फॉर्मूला है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट और हाफ लाइफ में रिलेशन का। अब हमें यहाँ दे रखा है क्वेश्चन में टी क्या है हमारे पास, हाफ लाइफ है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा लेमडा टी इज इक्वल्स टू 0.693। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 11। ए असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। ए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नॉट यूनिवर्सली वैलिड। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो यूनिवर्सली वैलिड नहीं होता। हाँ, ये सही बात है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। रीजन देखते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइंस एन इनर्शियल फ्रेम। न्यूटन का पहला लॉ इनर्शिया को डिफाइन करता है, ये भी सही है, इनर्शिया को डिफाइन करता है। और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो क्या है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ए पार्टिकल है वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू आई प्लस 2j मीटर पर सेकेंड। द इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी इज। तो हमें किसी पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है, हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, उसके रास्ते की इक्वेशन। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो अगर आप सबको पता है वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है, ux और uy, मतलब x डायरेक्शन की तरफ वेलोसिटी और y डायरेक्शन की तरफ वेलोसिटी। तो x डायरेक्शन की तरफ वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, u cos थीटा, और y डायरेक्शन की तरफ u sin थीटा। तो यहाँ से इनकी वैल्यू आई 1 और 2। तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू u sin थीटा अपॉन u cos थीटा इंटू एक्स माइनस 1/2 g एक्स स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम एक वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से और हम अपना आंसर निकालेंगे। तो हमारा आंसर क्या आया, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड RMS वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज। हमें AC के पीक वैल्यू और RMS वैल्यू में रिलेशन फाइंड करना है। तो क्या होता है रिलेशन, हमें पता है IRMS इज इक्वल टू I0 अपॉन √2 होता है। तो अगर हम इसको I0 को इधर भेज दें, सॉरी IRMS को इधर भेज दें और इसे उधर भेज दें, IRMS को इधर और इसे उधर, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, I0 अपॉन IRMS इज इक्वल टू √2 अपॉन 1। तो हमारा आंसर क्या कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये थे आज की हमारे 13 क्वेश्चन फिजिक्स के। आगे वाली वीडियो में आपको मिलेंगे 25 तक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाइएगा और MIQ एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।